नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन। आज हम इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए। पिछले दिनों सरकार ने एनसीईआरटी को निर्देश दिए कि वो कक्षा 8 की सिलेबस में न्यायपालिका के को उसके क्रियाकलापों को उसको स्टडी करने के लिए शामिल करे और उसमें कुछ ऐसे बिंदु शामिल किए गए हैं जो कि आपत्तिजनक हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और हियरिंग करके ये कहा कि देखिए ये तो न्यायपालिका के ऊपर एक हस्तक्षेप का मामला है और इसको हम होने नहीं देंगे। उसको खराब लगा कि आप इस तरह से चीज़ों को कैसे सिलेबस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक आम बात नहीं है। हमारा क्षेत्र हमारे लिए है, उसको हम ही स्टडी करेंगे या हम उस पे देख सकते हैं, अगर तो उसमें कमियाँ हैं तो उस पे भी हम ही ध्यान देंगे। इस तरह से उसको करने की ज़रूरत नहीं, आप हमारा परीक्षण करेंगे। ये क्या है पूरा मामला? हमारे साथ इसी के लिए आज विशिष्ट एक पैनल है, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। स्वागत है गोयल जी आपका। और नमस्कार जी। हमारे साथ हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है, वो है अजय बंसल जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं। नमस्कार सर। इनके नमस्कार सर, आपका स्वागत है। हम समझने धन्यवाद। की कोशिश करेंगे। पहले तो विनय जी आपसे पहला सवाल यही कि ये सब हम बंसल जी के पास आएँगे, उनसे इसका कानूनी पक्ष को समझेंगे। लेकिन मैं ये समझूँ ये है क्या? पहले आप थोड़ा-सा बताइए, ये पूरा मामला एनसीईआरटी है क्या? हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा बताइए, क्या है ये? देखिए एनसीईआरटी एक केंद्र सरकार के तहत काम करने वाला विभाग है, जो खास तौर से सेंट्रल स्कूल और केंद्र से जुड़े हुए जितने भी पढ़ाई के इंस्टीट्यूट होते हैं, बोर्ड से जुड़े होते हैं, सेंट्रल बोर्ड से, उन सब की किताबों के लिए एक ये संस्था बनाई गई है पाठ्यक्रम तय करने के लिए। पिछले साल भी जुलाई में कुछ ऐसा ही एक विवादित पाठ्यक्रम जोड़ा गया था और कुछ का पाठ्यक्रम सिलेबस से हटा दिए गए थे। आपको याद होगा कि मुगल शासकों का जो किताबों में वो होता था, पाठ होते थे, लेसन होते थे, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताते थे, उन सबको सरकार ने धीरे-धीरे करके हटा दिया। सबसे बड़ी बात ये कि इनको आप तो जो तो जग जाहिर है कि मुस्लिम समाज से तो इनको कट्टर दुश्मनी रहती है। इसलिए उन्होंने मुगल शासकों का पूरा-पूरा वो स्वीप कर दिया और वहीं पर इन्होंने कुछ चैप्टर गोधरा कांड से जुड़े हुए थे, उसको भी हटा दिया। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे, नाथूराम गोडसे का भी उन्होंने बिल्कुल घुमा-फिरा के ऐसा किया कि जिससे कि हिंदू हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से उसका कोई संपर्क नहीं था। उसको गोल-मोल जवाब में दिया कि एक अनजान व्यक्ति ने गोली मार दी उनको और बाद में वो पकड़ा गया। बस इतना, ये नहीं बताया कि वो किस संघ से, किस संस्था से जुड़ा था। अब आप ये समझिए कि धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से अदालतों में भी उसकी हुक्मरानी चले। इसके लिए उन्होंने 2019 से पहले एनजेएसी करके एक नेशनल वो बनाया था, जिसके तहत जजों की नियुक्ति और पोस्टिंग ट्रांसफर के बारे में वो अपने हाथ में लेना चाहते थे। तो कॉलेजियम ने इस चीज का विरोध किया। अब ये समझिए कि एक तरफ कॉलेजियम है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और सरकार है। दोनों ही इस सिस्टम पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं कि कॉलेजियम चाहता है कि हम अपने वकीलों, अपने जजों को, अपने खास लोगों के बीच के लोगों को प्रमोट करें। वहीं दूसरी तरफ सरकार सत्ता में बने रहने के लिए जजों को अपने तरीके से अटेंड करना चाहते हैं, अपॉइंट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपना एक तरीके से दबदबा कायम रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 10-11 साल के अंदर सरकार ने जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, वैसे तो अधिकतर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने वहाँ पर अपने हिसाब से आईपीएस और आईएएस की भर्तियाँ शुरू की। आपको याद होगा कि यूपीएससी में एक अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कि गुजरात के थे। उनको डायरेक्ट यूपीएससी में अध्यक्ष बना दिया गया और उन्होंने मनमानी करते हुए अपने तरीके से आईपीएस और आईएएस की नियुक्त परीक्षा पास कराई और वो इस समय वर्तमान सब जगह पोस्टिंग में है। अब आप समझ सकते हैं कि इसको क्यों किया गया।
क्योंकि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां चुनाव की देखभाल जो होती है वो आईपीएस और आईएएस अफसरों के हाथ में होती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत दूरगामी दृष्टि रखती है, दूरदृष्टिता से काम लेती है कि आखिर आईएएस और पीसीएस, आईएएस और आईपीएस लोग ही उसकी सत्ता को बरकरार रख सकते हैं। तो ये इसमें केवल इस बात के लिए चर्चा हुई कि कोलेजियम और एनजेएसी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाना चाहती है। बहुत सारे मुकदमे उनके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं और अभी हाल में कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ा बहुत दर्द दिया है, जिसकी वजह से ये जो चैप्टर वाला बात आया है, जो जिसमें कि करप्शन जुडिशरी जो चैप्टर जोड़ा गया, आपको याद होगा पिछले साल जुलाई 2025 में भी एक चैप्टर जोड़ा गया था, लेकिन उस समय किसी ने कोई इस बात की चर्चा नहीं की। लेकिन इस बार चूंकि जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी की कमियों को उजागर किया गया है, तो ऐसे में जुडिशरी के जब अपने चोट लगती है तब दर्द महसूस होता है। ये सबकी बात होती है। अपने अपने दामन पे दाग दिखाने की कोशिश की किसी ने तो आप बिलबिला गए। वही आम जनता किस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता, एसआईआर का मामला देख लीजिए, पिछले जुलाई से मामला चल रहा है, चुनाव हो गए, सरकार बन गई, मामला चलता रहता है और सरकारें अपनी काम करती रहती है। यही राजनीतिक सत्ता और अदालतों का गठजोड़ हम सबको समझ में आ रहा है। हमें तो यही लगता है कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट अपने वजूद को बचाने के लिए आपस में टकराव की स्थिति दिखा रही है। जी, जी, गोयल जी। आपका मानना यह है कि राजनीतिक सत्ता पूरी तरीके से सभी अंगों पर अपने जी। नियंत्रण की कोशिश कर रही है और शायद जुडिशरी जैसे सब्जेक्ट को भी वो अब किसी बहाने से, मतलब अब वो डायरेक्ट तो उस पे अटैक कर नहीं सकते, क्योंकि वो भी एक स्वतःशासित इस स्थिति में है कि भाई वो चाहे जो ब्यूरो के जो हमारे डेमोक्रेसी के 3 खम्भे हैं या 4 खम्भे हैं, सबका अपना अलग-अलग रोल है। तो इसी तरह से किसी न किसी बहाने से वो अंदर घुसने की कोशिश में शायद उसको सुप्रीम कोर्ट ने भांप लिया जी। और उसके एवज में वो तन के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। तो बंसल जी, आपत्ति क्या है? अगर कोई चीज़ कोर्ट में कोर्ट के मसलों को अगर आम जनमानस में सिलेबस के रूप में या उससे अवेयर किया जाए, तो जैसा कि गोयल जी ने कहा वो छुपाना चाहते हैं या कुछ उजागर करना चाहते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति क्या है? मैं ये समझना चाहता हूँ, कोई दिक्कत है क्या इसमें जो इसमें जो कोई नहीं होना दिक्कत नहीं है, चाहिए? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल सच बात है कि भारत की जुडिशरी बेहद करप्ट है और इस तरह की बातें हर एक को पता ही है और ऐसी बातें स्टूडेंट्स के नॉलेज में भी आनी चाहिए, ताकि वो भी इस फील्ड में जाने से पहले 100 बार सोचे कि अगर तुमने करप्शन करनी है तो जज बनो, वरना छोड़ो। तो ये बात चाहे बीजेपी ने स्वार्थ के तौर पे की है, कैसे की है, लेकिन हो गई। और होने के बाद सीजे की ड्यूटी तो ये बनती थी कि चुपचाप इस बात को खत्म कराते, लेकिन हल्ला मचा दिया ऐसा कि पूरे वर्ल्ड में शोर मच गया। यानी अब इशू ये बन गया कि करप्शन, ये तो करप्ट है, ये तो हर एक को पता ही चलेगा, अभी इशू के तौर पे आ गया। अब इस पे चर्चाएं हो रही है, टीवी पे हो रही है, घरों में हो रही है, कोर्ट्स में हो रही है, क्लब में हो रही है, मोहल्लों में हो रही है। तो ये एक बेवकूफी दोनों तरफ से हुई है, मैं कहता हूँ। उनकी बेवकूफी ये थी कि ये इशू बनाया कि जुडिशरी की करप्शन पे चैप्टर रख दिया, और इधर की बेवकूफी है कि इस पे हल्ला मचा के इसे खत्म करा रहे। खत्म तो ये क्या होगा, तो और याद हो गया लोगों, लोग पिछले 40-40 साल की बातें निकाल निकाल के पेश कर रहे हैं सबके सामने। ये जो भी काम होता है इसको हम अपने मैं मेरे ढंग से कहता हूँ कि कुदरत शक्तियों का बैलेंस बनाए रखती है। कहते हैं ना, शक्तियों का संतुलन बनाए रखना कुदरत के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कम नहीं है बदमाशियों के अंदर, और जुडिशरी भी कम नहीं है। ये अच्छा है, दोनों टकरा गए। इससे हम जैसे आम आदमी, जो शरीफ आदमी, उनको लिए फायदे की बात है। शक्तियों का संतुलन तभी तक बनेगा जबकि मतलब ये बदमाश आपस में टकराएंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर, और जी, जी। बताइए। और जी, वैसे जी। ये देखिए, बंसल जी ने कहा कि चूक हमारी व्यवस्था, जो जिस डेमोक्रेसी में हम हैं,
जो हमारा देश काम कर रहा है, उसमें सबकी अलग-अलग ड्यूटीज़ हैं, सबके अलग-अलग दायरे हैं। कहते हैं विधायिका, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी। सब अपने-अपने दायरे में रह के बैलेंस काम करेगी और कोई किसी के काम में इंटरफियर नहीं करेगा, सब अपना-अपना काम करेंगे और एक-दूसरे पे नज़र रखेंगे। ये इसीलिए ये बनाया गया था, यही इसकी खूबसूरती थी। लेकिन अब एक-दूसरों पे नज़र रखने के बजाय एक-दूसरे पे कीचड़ उछालने लगे। वो कीचड़ तो हम उसको नहीं रहने देंगे और प्रायः यही देखने में आया और ये चीज़ सामने आई। जैसे बंसल जी ने बहुत सही की कि इससे हो सकता है ये समुद्र मंथन चल रहा हो, कीचड़ हाँ जी। भर-भर के फेंका जाए और हो सकता है कुछ इसमें अमृत निकल आए, जिसमें हो सकता है कि और जहर निकले और हो सकता है अमृत भी निकल आए। गोयल जी, देखा जाए तो जो जुडिशरी की जो आम आदमी की समस्या में अभी एक डेटा में आज मैं देखा एक डेटा में कहीं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मेरे सामने ये है, सुप्रीम कोर्ट में 81,000 केसेस पेंडिंग हैं और देश भर की हाई कोर्टों में 42.5 लाख पेंडिंग है और सब मिला के पूरे देश में 4.70 करोड़ जिला और अधीनस्थ अदालतों में केस पेंडिंग है। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये केवल देखिए राजनैतिक बयानबाजी है या इसमें कुछ निकलेगा भी? देखिए राजेंद्र जी, एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जितने केसेस हैं अदालतों में, उतने न्याय अधिकारी नहीं हैं, कमी बहुत है। और इस चीज में अब ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट दूध का धुला है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कोई प्रभावशाली आदमी आता है तो उसकी सुनवाई जल्दी हो जाती है और जो गरीब आदमी होता है सब तरफ से ठुकराया होता है, हर तरीके की मार उसके ऊपर पड़ती है, इकोनॉमिकली वैसे कमजोर होता है, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता वो जिला अदालत से लेके हाई कोर्ट चला जाए, इतना पैसा खर्च होने लगा है। अब अदालतों से न्याय मिलने की उम्मीद लगभग जीरो होती चली जा रही है। पैसे वाले के लिए सब रास्ते खुले हैं, कितना बड़ा क्राइम कर ले उसको हर जगह से जमानत मिल जाती है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद पिछले 5 साल से जेल में बंद है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। वैसे तो जजेस हर जगह जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज जाके कहते हैं बेल इज आरोपी के लिए बेल तो भाई उसके लिए जरूरी है, जमानत जरूरी है, लेकिन जेल एक्सेप्शन है। लेकिन जब जमानत लेने की बात आती है तो कोई भी जज उस चीज को फॉलो नहीं करते। कहने के लिए कहते नहीं कि घर की बात और चौराहे की बात अंतर होती है, वही हाल अदालतों का है। अदालतें अब सिर्फ पैसे वालों की होकर रह गई हैं। कितना बड़ा क्राइम देख लीजिए, राम रहीम तो देख लीजिए, पिछले 15 या 16 बार वो जेल से बाहर आता है, जब इच्छा होती तब उसको छुट्टी मिल जाती, वहां से पैरोल मिल जाती है। आसाराम बापू को पैरोल मिल गई, जमानत में बाहर आ गए। यानी क्रिमिनल के लिए ये समझ सकते हैं कि पैसेदार है, पैसे वाला है, राजनीतिक रसूख है, तो उसके लिए अदालतें भी खुल जाती हैं। अर्नब गोस्वामी का केस देख लीजिए, रातों रात एप्लीकेशन आती है, सुबह सुनवाई हो जाती है। तो अदालतों से न्याय की उम्मीद करना आम आदमी के लिए एक तरीके से बहुत नाउम्मीदी भरी है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ सही कर रहा है, लेकिन कोई उनकी टिप्पणियां होती हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात होती है, डिसीजन लेने की बात होती है, तब ठन-ठन गोपाल हो जाता है, वो हाथ खड़े कर लेते हैं। मेरे जी, तो जी, यही जी। समझ में आता है कि जी, जी। अदालतों में जब आपने अपने कहा ऊपर कि बात आई। टिप्पणियाँ तो करते हैं, जी, लेकिन जब आदेश करने की नौबत आती है, तो कलम की स्याही बिल्कुल। कमज़ोर पड़ जाती है। फिर वो पेन चलता नहीं है, फिर वहीं नसीहत देके और वहीं का वहीं छोड़ देते हैं और वही घिसा-पिटा रूटीन वाला फैसला आता है। ये तो अपने काम बनवाएगा या हो सकता है कि बेहतर हो जाए और हमारे आपके लिए कुछ बेहतर हो जाए? बंसल जी। देखिए जनाब, जो गोयल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है। असली बात तो यह है कि जज या मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट जज काम तभी करते हैं जब उनके हाथों में अच्छे पैसे पकड़ा दिए जाए या बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे दी जाए। लीगल लैंग्वेज में मजाक में बोलते हैं एग पैग लेग। एग का मतलब नॉन वेज, पैग का मतलब शराब, लेग का मतलब फीमेल और साथ में मनी। ये चीज़ें मिल जाएंगी तो फैसले हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे।
हर कोई इनको ये चीज़ दे नहीं सकता, नहीं दे सकता तो ये काम नहीं करते। और इसी तरह विधायक भी कम नहीं है, उनको भी एक पैग लैग और पैसे चाहिए। अब दोनों ही बदमाश हैं, दोनों ही गुंडे हैं। अब दोनों में झगड़ा इस बात का हो गया कि कुछ इश्यू में टकरा गए आपस में। जैसे एसआईआर का मामला था, इसमें आधार कार्ड को इन्होंने रिजेक्ट कर रखा था सरकार ने, लेकिन परसों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसकी मान्यता दे दी कि नहीं, ये भी वैलिड है। इससे पहले उसने जो ये ग्रांट दिया करते 5 किलो आटा वोटों के चक्कर में या पैसे दिया करते, उस पर भी टिप्पणी कर दी सूर्यकांत साहब ने, तो उसमें भी अड़चन डाल दी। तो इनको बीजेपी वालों को ये लगने लगा भी ये हमारे काम में पंगे डाल, तो इसको भी इसका आईना दिखा देना चाहिए, और दिखा दिया उन्होंने। अब इस पास कंटेम्प्ट की पावर है, इसने वो धमकी दे दी। अब ये भी डर गए और इधर से ये भी डर गए। एक्चुअली तो यही है भी करप्शन दोनों कर रहे हैं और दोनों की एक्सपोजर हो रही है, तो होने दो। अच्छा, मैं कहता हूँ कुछ हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का कुछ तो भला होगा। जब हम पैसे दे नहीं सकते, रिश्वत दे नहीं सकते किसी को, तो न्याय कुछ तो मिलेगा। इनके आपस में टकराव तो नहीं, बदलाव आएगा, चेंज आएगा, समाज जागेगा, कुछ तो भला हो ही रहा है। ये मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ कि ये ऊपर वाले ने करवाया सारा। दो बदमाशों की लड़ाई हुई हो रही है, अच्छी बात। इससे हम शरीफ लोगों जो गरीब हैं, हमें कुछ फायदा होगा, कुछ हमारी बात मानी जाएगी। और नहीं तो जी, कम से कम जी। इतना तो हो ही जाएगा कि ये फैसले करने लग जाएंगे, वरना ये काम करने की बजाय आराम करते हैं। अपने कोर्ट में ड्रामा चलता है, आर्गुमेंट सुनते नहीं है, सुनने का नाटक करते हैं, और अपने चैम्बर बैठ के व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड से बात करते हैं, उससे चैटिंग करते हैं, ये करते हैं। अब ये कम से जी, कुछ जी। तो चेक होगा इसके ऊपर। और ये जो दलाल बड़ी, इसमें बड़ी एक, इसमें जो बात कल नोटिस में कोर्ट में लाए थे, एक तो हरीश साले वकील लाए थे जो कि बीजेपी के, एक कपिल सिब्बल लाए थे जो कि कांग्रेस के, और दोनों की टॉप की प्रैक्टिस है। और इन दोनों को इंडिया के सबसे बड़े वकील कहते हैं जज, जबकि इनसे बहुत बड़े वकील भी हैं इंडिया में मौजूद है, लेकिन उनके पास क्योंकि काम नहीं है और वो जजों के चमचे नहीं है, इसलिए उनको बड़ा नहीं कहते। बड़ा वकील तो वो होता है जिसकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होती है। इनसे बड़े वकील बहुत हैं हिंदुस्तान में, लेकिन उनके पास उनकी वकालत चलती नहीं है क्योंकि वो करप्शन करते नहीं। ये क्योंकि दोनों बीजेपी हो या कांग्रेस, ये इन्हें एक्ट पैक लैक सप्लाई करना है, पैसे सप्लाई करने, अपने टाइम पर ले लेके इनको सीनियर वकील कहते हैं, इनकी बात मानते हैं। कल इन्हीं के दबाव में सीजे साहब ने मतलब ये कर दिया भी, क्यों किया ये हो गया, वो हो गया, हमारी बेइज्जती होगी, मैं कंटेम्प्ट बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इश्यू बन जाए। अब वो भी पछता रहे हैं, तू इतने गुस्से में क्यों आ गया। ये बात ये सब ऊपर वाले ने कराया और बड़ा अच्छा काम हो। बल्कि ऐसे 3-4 और किस्से हो जाए ना कि ये आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पे इम्पीचमेंट कर दे, ये कर दे, कंटेम्प्ट कर दे, अच्छा है, फायदा एक्सपोजर होगी इनकी सबके सामने। मेरी तो यही जी, जी। कहना है। जी, बंसल जी। गोयल जी, आपका जी। फाइनल कमेंट। जैसे कि गोयल जी जो विद्वेता हैं, कानून के जानकार हैं, जिन्होंने अपना 35-40 साल कानून की किताबों और अदालतों में बिताया, चीज़ों को देखा, और उन्होंने एक अपना मत रखा कि ठीक है, कमियाँ वहाँ भी हैं, जिनमें हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि एक लिमिटेशन भी होता है। कानून की किताब में एक लिमिटेशन भी है, का फैसला आ गया तो हम उस पे बोल भी नहीं सकते, साहब जज साहब ने कहा तो वो सही कहा, सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, और हम उसको चुपचाप रहना पड़ता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये वाक़ई ये केवल राजनीति है, या इस राजनीति में आप इसको कैसे देखते हैं कि आप इसको सुनहरा समझ रहे हैं, या केवल कि जो सरकार करती है, सब कुछ गलत करती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप गलत देख रहे हैं या सही देख रहे हैं, या इससे कुछ निकल के आएगा? कैसे देख रहे हैं देखिए आप राजन जी, इसको? सहमत हैं आप देखिए बंसल राजन जी की जी, बात से? अब हर कोई धीरे धीरे अपने प्रोफेशन से राजनीति की ओर बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर वाला मुद्दा आया था, जब फैसला आया था, तब 3 महीने बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा से का सांसद बना दिया गया था। वो भी स्पेशल कोटे से, राष्ट्रपति के कोटे से उनको राज्यसभा पहुंचाया गया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जजेस हैं इस्तीफा दे देकर अपने उसमें चले गए लोकसभा चुनाव में, जैसे कि अशोक गांगुली वहां के थे,
आपके बंगाल के हाई कोर्ट के जज थे, वो वहां से इस्तीफा दे के 2 महीने बाद चुनाव हुए, उसके बाद वो बीजेपी के सांसद बन गए। सबसे बड़ी बात, कोर्ट में हर कोई उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहता था, हाई कोर्ट में कितना बड़ा नेता हो। आज ये स्थिति है कि अमित शाह और लोगों के आगे वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होते हैं। एक मध्य प्रदेश के चीफ हाई कोर्ट के जज थे रोहित आर्या, उन्होंने भी चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हो सकता है वो वहां पे भी जीत गए। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि जितना भी आईएएस है, आईपीएस है, अब उनकी राजनीतिक जो इच्छा है, वो जानते हैं कि सरकार रिटायर कर देगी, उसके बाद उनका कोई भविष्य नहीं, किसी कोने में पड़े होंगे। राजनीति में जाने का मतलब है लाइफ टाइम वो जितना भी राज कर सकते हैं, सत्ता पर सुख भोग सकते हैं। देख लीजिए विक्रम सिंह जैसे सीनियर आईपीएस हैं, आज तक वो किसी राजनीतिक दल में नहीं, लेकिन एक असीम अनुज नाम करके कानपुर का एक वो था, एसएसपी था, उसने विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से खड़ा हुआ और जीत गया। एक ईडी होते थे, राजेश्वर, ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर आपके राजेश्वर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ा, बन गए लखनऊ से मंत्री है, वो भी मंत्री बन गए। और इस तरीके से देखा लोग आईएएस आईपीएस का रुझान सक्रिय राजनीति की तरफ बढ़ता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि अगर ऐसे लोगों को लाएंगे तो इनकी हिसाब से भी हमको लोगों के बीच में अपनी साख बनाए रखने में कामयाबी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी ये मान लीजिए कि वो यूज एंड थ्रो वाला मामला रखती है, जब तक आपका उपयोग होगा तब तक आपको निचोड़ लेगी और उसके बाद बिल्कुल गन्ने के छिलके की तरह आपको बाहर फेंक देगी। ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आए। जसवंत सिन्हा को देख लीजिए, कितने बड़े आईएएस अफसर थे, उनका इस्तेमाल किया, बाहर कर दिए गए। तो यूज एंड थ्रो वाला गेम है। जब तक आप पार्टी को फायदा पहुंचाते रहेंगे तब तक आप पार्टी में आपके लिए जगह डाल दिया जाएगा। अटल जी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग आज मार्गदर्शक मंडल में हैं, क्या भविष्य है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ सत्ता सुख के लिए आ रहे हैं। उनकी भी बात अपना फायदा है और पार्टी को भी ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिनके कंधे पर सवार होकर वो जीत हासिल कर सके। जी 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 अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, नहीं तो बड़ी सार्थक परिचर्चा हो रही है जिसमें इन पहलुओं को हमने समझने की कोशिश की। अगर समय हमें इजाजत देता तो और हम समझते, बंसल जी से और बारीकियां समझते, गोयल जी से और शेयर करते राजनीतिक विमर्श क्या है इसमें। लेकिन ये तो तय है कि वक्त अब अंगड़ाई ले रहा है और जैसा कि गोयल जी ने कहा कि राजनीति हर जगह हावी हो रही, कोई भी सेक्टर समाज का कोई भी अंग अब उससे अछूता नहीं रह रहा है और ये बीमारी अब कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी लगती नजर आ रही है। ब्यूरोक्रेसी में तो लग चुकी है, आपने उदाहरण दिए, लोग इस्तीफे दे दे के मंत्री बन रहे हैं, अभी कैरियर छोड़ के। अभी तो उनकी सदस्य थी जिन लोगों के आपने नाम लिए, अभी वो 5 साल 10 साल काम करते, छोड़ छोड़ के राजनीति में आके मंत्री बने हुए। तो ये जो राजनीतिक चस्का लोगों को लग रहा है, कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी ये अभी इस्तीफे देखे नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह है कि रिटायरमेंट होने के बाद वो राजनीति का मजा लेना चाह रहे हैं। तो वो खतरनाक स्थितियां हैं। जैसा कि बंसल जी ने कहा कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए, तो ये लड़े तो कम से कम हमारे लिए, हमारे आपके लिए हो सकता है कि एक अच्छी लकीर दिख रही हो, एक दिया, रोशनी का एक दिया दिख रहा हो कि शायद हम लोगों का जो डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है वो बची रह पाएगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी, आप आए, आपने चीजों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आपने चीजों के ऊपर हमको समझाया। बहुत बहुत नमस्कार। अगले बार किसी बिंदु पर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद सर।